स्वागत है आप सभी का पीजी हिस्ट्री रीजनिंग क्लास पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम मध्यकालीन भारत में राजनीति, इतिहास और उसका प्रशासन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मध्यकालीन भारत में राजनीति और प्रशासन कई साम्राज्य, राज्यों और विभिन्न राजवंशों के अधीन रही। इस अवधि में मुख्य रूप से दो प्रमुख समयखंड शामिल हैं: प्रारंभिक मध्यकालीन भारत जो 8वीं से 12वीं शताब्दी और उत्तर मध्यकालीन भारत 12वीं से 18वीं शताब्दी तक रहा था। अब देखते हैं कि जो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत रहा उसका इतिहास जो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक चला, उसमें आप देखेंगे कि राजपूत राज्य रहे। राजपूत राज्य में राजपूत वंश थे, जैसे कि राजपूतों का प्रमुख समय था इस समय, और जिनमें प्रतिहार, परमार, चौहान, चंदेल और सोलंकी जैसे प्रमुख राजवंश शामिल थे इस समय। और इसमें देखेंगे कि राजपूत राज्य थे, उनकी संरचना किस प्रकार थी। तो राजपूत राज्य थे, उनके अधिकतर स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन कभी कभी वे गठबंधन भी बनाते थे। राज्य प्रमुखता से बटे होते थे, जिनमें छोटे छोटे राजा अपने क्षेत्रों पर शासन करते थे। और राजपूत राज्य थे, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में तो देखें कि राजपूत शासन की प्रशासनिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी। राज्य को मंडल एवं पल्लव में विभाजित किया गया जाता था, जिन्हें स्थानीय राजा या सरदार नियंत्रित करते थे। प्रत्येक मंडल में एक प्रधान अधिकारी होता था, जिसे मंडलेश्वर कहा जाता था। अब देखते हैं कि उत्तर मध्यकालीन भारत जो 12वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक चला, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया गया कि दिल्ली सल्तनत का उदय किस प्रकार से हुआ था। जैसे 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख वंश शामिल थे, जिनमें से गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। इसको हम स्टाफ से याद कर सकते हैं कि गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब यानी गुलाम वंश, खिले तो खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसकी राजनीतिक संरचना किस प्रकार की थी दिल्ली सल्तनत की, तो इसके बारे में बात करते हैं कि राजनीतिक संरचना दिल्ली सल्तनत की प्रशासन विकेंद्रीकृत था, जिसमें सुल्तान सबसे उच्च शक्ति का मालिक था। सुल्तान का समर्थन करने के लिए अमीर, काजी और सैनिक अधिकारी होते थे। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली सल्तनत थी। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में देखें तो दिल्ली सल्तनत में राज्य को प्रांतों यानी एकत्र में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक प्रांत का प्रबंधन इक्तेदार द्वारा किया जाता था, जो सुल्तान का प्रतिनिधि होता था। अब देखते हैं कि राजपूत काल के बाद दिल्ली सल्तनत हुआ। दिल्ली सल्तनत के पश्चात मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मुगल साम्राज्य का शासनकाल 16वीं शताब्दी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसे अकबर, जहांगीर और शाहजहां औरंगजेब ने विस्तारित कर सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाया। दिल्ली सल्तनत की अगर राजनीतिक संरचना के बारे में बात करें तो मुगल साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था। सम्राट सर्वोच्च शक्ति का धनी होता था और उसका शासन दिल्ली या आगरा से संचालित होता था। इसकी मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो अकबर ने प्रशासनिक सुधार करते हुए राज्य को प्रांतों सूबों में विभाजित किया था। प्रत्येक सूबे का प्रमुख सूबेदार होता था। साथ ही उन्होंने मनसबदारी प्रणाली की स्थापना की, जिसमें अधिकारियों, सैनिकों को मनसब यानी रैंक दिया जाता था और रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें वेतन और सेना दी जाती थी। राजस्व व्यवस्था, तो मुगल साम्राज्य की जो राजस्व व्यवस्था थी, अकबर ने टोडरमल के नेतृत्व में राजस्व प्रणाली में सुधार किया, जिसमें भूमि की पैमाइश और उत्पादकता के आधार पर निर्धारण होता था। अब देखें कि मुगल साम्राज्य का जो था प्रशासनिक तंत्र वो किस प्रकार का था। तो सामंती व्यवस्था राजपूत सल्तनत काल में सामंतों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। सामंत अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता से शासन करते थे, लेकिन वे केंद्रीय शासन के प्रति वफादारी निभाते थे। अब देखते हैं कि केंद्रीय नियंत्रण किस प्रकार था। तो मुगल काल में केंद्रीय नियंत्रण के साथ स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों का संचालन होता था। अब मुगल काल की न्याय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो सल्तनत और मुगल काल इस्लामी कानून शरीयत के आधार पर न्यायालय चलते थे। काजी, मुफ्ती महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकारी होते थे। हिंदू राजपूत राज्यों में धर्मशास्त्र स्थानीय परंपराओं के आधार पर न्यायालय चलते थे। संस्कृति, धार्मिक प्रभाव, धार्मिक सहिष्णुता, अकबर ने सुलह कुल, सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाई और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का परिचय दिया। विविधता यानी विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के सह अस्तित्व के कारण मध्यकालीन भारत में एक समृद्ध सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। अब देखें कि निष्कर्ष में देख लेते हैं कि मध्यकालीन भारत की राजनीति और प्रशासन बहुस्तरीय और विविधतापूर्ण थी, जिसमें स्थानीय, क्षेत्रीय और केंद्रीय प्रशासनिक इकाइयों के साथ विभिन्न राजवंशों शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
इस समयावधि में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। तो हम देखते हैं कि यूनिट 1 में देखा है कि दिल्ली सल्तनत के राजशिल्प, यानी जो दिल्ली सल्तनत के राजशिल्प यानी राज्य प्रबंधन और प्रशासन के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोतों को हमने निम्न प्रकार वर्णित करते हुए लिखा है। इसमें देखेंगे कि प्राइमरी सोर्स क्या थे। प्राइमरी सोर्स में जो दिल्ली सल्तनत राजशिल्प के जो प्राइमरी सोर्स थे, इसमें तारीख़ फ़िरोज़शाही जो कि एक पुस्तक थी, तारीख़ फ़िरोज़शाही, जिसके लेखक थे ज़ियाउद्दीन बरनी। और इसमें विवरण दे रखा है कि इस किताब में दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। दूसरा प्राइमरी सोर्स था हमारा तबक़ा नासिरी, जिसके लेखक थे मिनहाज सिराज। और इस तबक़ा नासिरी में विवरण मिलता है कि गुलाम वंश का विवरण मिलता है। गुलाम वंश से तुगलक वंश तक की घटनाओं का विस्तार से विवरण देने वाली यह पुस्तक दिल्ली सल्तनत की राजनीति और प्रशासन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता की रिहला, लेखक इब्न बतूता, इसमें विवरण मिलता है। इब्न बतूता ने अपने आता विवरण में दिल्ली सल्तनत के समय का प्रशासनिक ढांचा और सामाजिक जीवन का वर्णन किया है। और चौथा प्राइमरी सोर्स यानी प्राथमिक सोर्स है आईने अकबरी, जिसके लेखक हैं अबुल फजल। और इस आईने अकबरी में ये हमें मिलता है कि यह पुस्तक मुगल काल की है, लेकिन इसमें मुगल प्रशासनिक प्रणाली का विवरण है, जिसमें दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक तंत्र को भी समझा जा सकता है। दोस्तों, मैं हम आपको बता दें कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक तरह से कहते हैं कि हम शॉर्ट तरीके से हम पूरे दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक तथा राजनीतिक इतिहास के बारे में हम समझ रहे हैं। लेकिन आप सभी को मध्यकालीन भारत के इतिहास को अगर ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आप हरिश्चंद्र वर्मा या सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत के इतिहास पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में उपलब्ध है, आप उसे खरीद सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से डीपली में और विस्तार से लिखा है, आप चाहें तो उससे पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं उतना बता रहा हूँ जिससे समझ सकें कि मध्यकालीन भारत में राजनीति और प्रशासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, उसके सोर्स वगैरह मतलब हम शॉर्ट में हम इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप इन पुस्तकों को परचेस कर सकते हैं या लाइब्रेरी से या किसी दोस्त से ले सकते हैं। तो दोस्तों हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो सेकेंडरी सोर्स थे यानी सेकेंडरी स्रोत, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेकेंडरी सोर्स में द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा द्वारा जो लिखी गई है द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, इस पुस्तक में विवरण मिलता है कि यह पुस्तक मध्यकालीन भारत की विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, जिसमें दिल्ली सल्तनत के शासन और प्रशासन का भी विवरण मिलता है। मिडिवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल बाय इरफान हबीब द्वारा लिखी गई है। मिडिवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल, इस पुस्तक में विवरण मिलता है कि पुस्तक में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक के शासन का विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें राजशिल्प का विश्लेषण शामिल भी है। तीसरा सेकेंडरी सोर्स है दिल्ली सल्तनत ए पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री, जिसके लेखक हैं पीटर जैक्सन। इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक और सैन्य इतिहास का गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है, जिसमें प्रशासनिक ढांचे का विवरण मिलता है। और चौथी हमारी ये पुस्तक है ए कम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम बी यानी 5वां दिल्ली सल्तनत एडिटेड बाय मोहम्मद हबीब एवं खलीद अहमद निजामी द्वारा लिखी ये पुस्तक है। इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत का विस्तृत अध्ययन शामिल है, जिसमें विभिन्न प्रशासनिक और राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। अब देखते हैं कि इसके प्रमुख बिंदु किस कहते हैं, इसका प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का था। यानी सुल्तान के बाद दीवान होता है, फिर एकता प्रणाली होता है, फौजदार होता है, काजी होता है, मुफ्ती, जिसके बारे में हम इस बात करेंगे। तो प्रशासनिक ढांचा में सुल्तान था, सुल्तान राज का सर्वोच्च शासक होता था, सभी शक्तियाँ उसके हाथ में केंद्रित होती थीं। और इसके बाद होता है दीवान, यह विभाग राजस्व और तथा वित्त का प्रबंधन करता था। दीवान आम सार्वजनिक कार्यालय और दीवान खास विशेष कार्यालय विभाग होते थे। एकता प्रणाली, आपको पता है कि एकता प्रणाली यह एक भूमि प्रबंधन और राजस्व संग्रह प्रणाली थी, जिसमें अधिकारियों को भूमि यानी एकता दी जाती थी, उनसे कर वसूलने की जिम्मेदारी होती थी। फौजदार, ये सैन्य अधिकारी थे जो स्थानीय स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते थे। देखते हैं कि न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो काजी ये न्यायाधीश होते थे जो शरीयत के आधार पर न्याय करते थे। मुफ्ती ये इस्लामी विधि के विशेषज्ञ होते थे जो कानूनी मामलों में परामर्श देते थे। आपको पता है काजी और मुफ्ती ये ज़्यादातर पहले भी व्यक्ति एक ही होता था, पर इनके दोनों पद अलग होते थे। ये काजी और मुफ्ती दोनों का काम एक ही था, न्याय और इस्लामी विधि को विशेषज्ञ होते थे।
अब देखेंगे प्रशासनिक सुधार के बारे में। तो गयासुद्दीन बलबन, दिल्ली सल्तनत में जो गयासुद्दीन बलबन था, बलबन ने विकेंद्रीकृत की नीति अपनाई और प्रांतीय शासकों के शक्ति को सीमित किया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था नीति थी वो बहुत ही उस समय की बहुत अच्छी नीति अपनाई गई थी। तो खिलजी बाजार नियंत्रण और मूल्यधारण की नीति लागू की, जिसने राज्य की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। इन स्रोतों का अध्ययन करके आप दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और राज्य शिल्प को गहराई से समझ सकते हैं। इन पुस्तकों और स्रोतों में दी गई जानकारी से इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काल के प्रशासनिक ढांचे और राजनीतिक प्रणाली का व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। आप देखते हैं कि राज्य की प्रकृति और उस आधुनिक इतिहासकारों के मत किस प्रकार के थे। दिल्ली सल्तनत में आधुनिक इतिहास के मत और उसकी राज्य प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की राज्य की प्रकृति पर आधुनिक इतिहासकारों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए कुछ इतिहासकारों के कार्य और उनके विश्लेषण निम्नलिखित हैं। जैसे कि सतीश चंद्रा की जो पुस्तक थी मिडिवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल्स। अगर इनके सतीश चंद्रा के दृष्टिकोण से अगर हम बात दिल्ली सल्तनत के इतिहास या उसके प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करें, तो सतीश चंद्रा ने दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना का गहन विश्लेषण किया। उनका मानना है कि सल्तनत एक केंद्रीकृत सत्ता थी जहां सुल्तान सर्वोच्च शक्ति का धारक था। उन्होंने एकता प्रणाली और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर भी ध्यान दिया था। अब हम इरफान हबीब के दृष्टिकोण के बारे में देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के जो राज्य के राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा था वो किस प्रकार था। तो हम इरफान हबीब के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो पुस्तक थी द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया और मिडिवल इंडिया द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इनका दृष्टिकोण था, ये बताते हैं कि इरफान हबीब ने दिल्ली सल्तनत के कृषि और राजस्व प्रणाली का विस्तार से अध्ययन किया। इनके अनुसार सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा आर्थिक संसाधनों के नियंत्रण पर आधारित था, जिसमें एकता प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान था। हबीब ने सल्तनत के राज्य को एक आर्थिक इकाई के रूप में भी देखा है। अब देखेंगे पीटर जैक्सन, पुस्तक द दिल्ली सल्तनत ए पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री। इनका दृष्टिकोण था, इन्होंने बताया कि पीटर जैक्सन ने बताया कि दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक और सैन्य इतिहास का अध्ययन किया है। उनके अनुसार सल्तनत का राज्य एक सैन्य राज्य था जिसमें सैनिकों और सैन्य अधिकारियों का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने बलबन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के सैन्य सुधारों का विशेष अध्ययन किया है। अब देखेंगे बारबरा डी मेटकाफ और थॉमस आर मेटकाफ। इनकी पुस्तक थी कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनके दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो मेटकाफ ने दिल्ली सल्तनत को भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन की स्थापना और विस्तार के रूप में देखा है। उन्होंने सल्तनत की प्रशासनिक नीतियों और धार्मिक सहिष्णुता पर ध्यान केंद्रित किया है। विशेषकर अकबर के सुलह कुल की नीति के संदर्भ में इन्होंने बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। अब देखते हैं कि रिचर्ड ईटन ने भी लिखा है। रिचर्ड ईटन, इनकी पुस्तक थी इंडियन इन द पर्शियनेट एज, जो 1000 से 1765 तक थी। इनका दृष्टिकोण था कि रिचर्ड ईटन ने दिल्ली सल्तनत को फारसी संस्कृति और प्रशासनिक नीतियों के प्रसार के संदर्भ में देखा है। उन्होंने सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे में फारसी प्रभाव पर जोर दिया है और इसे भारतीय समाज में बदलाव के महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रस्तुत किया है। हर्बर्ट राइसली, इनकी पुस्तक थी द पीपल ऑफ इंडिया। इनके दृष्टिकोण के आधार पर हर्बर्ट राइसली ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था और सामाजिक संरचना के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत का अध्ययन किया है। उन्होंने सल्तनत के समय में सामाजिक सांस्कृतिक बदलावों पर ध्यान दिया है। इनके मुख्य बिंदु क्या थे? केंद्रीकृत सत्ता। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि दिल्ली सल्तनत का राज्य एक केंद्रीकृत सत्ता थी जहाँ सुल्तान सर्वोच्च शक्ति का धारक था। एकता प्रणाली के बारे में बात करते हैं कि एकता प्रणाली सल्तनत की प्रशासनिक और राजस्व संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सैन्य राज्य, सल्तनत को एक सैन्य राज्य के रूप में देखा गया है जिसमें सैन्य अधिकारियों सैनिकों का महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता, सल्तनत के शासनकाल में धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता के उदाहरण भी मिलते हैं, विशेषकर अकबर के शासनकाल में। इन्हीं इतिहासकारों के कार्यों का अध्ययन करके आप दिल्ली सल्तनत के राज्य की प्रकृति प्रशासनिक ढांचे की गहराई को समझ सकते हैं। उनके दृष्टिकोण से सल्तनत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। आप देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत थी, उसके प्रशासन के अंदर प्रांतीय में स्थानीय प्रशासन किस प्रकार था, तो उसके बारे में हम देखेंगे।
तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे को केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर विभाजित किया गया है। इस ढांचे का उद्देश्य पूरे साम्राज्य में प्रभावी शासन सुनिश्चित करना था। आइए इन स्तरों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान सर्वोच्च होता था। सुल्तान दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च शासक सुल्तान माना जाता था, जिसके पास सभी प्रशासनिक सैन्य शक्तियाँ केंद्रित होती थीं। सुल्तान को राज्य का प्रमुख न्यायाधीश और सेनापति भी माना जाता था। अब देखते हैं इसके अंडर में महत्वपूर्ण मंत्रालय कौन से होते थे। ये पहला था वजीर, वित्त और राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। जो वजीर होता था जो सल्तनत की आर्थिक नीतियों और कर संग्रह का जिम्मेदार होता था। मीर बख्शी सेना का प्रमुख अधिकारी, जो सैन्य भर्ती, प्रशिक्षण और वेतन का प्रबंधन करता था। सदर ए सुदूर, धार्मिक मामलों और न्यायाधीश प्रणाली का प्रमुख, जो शरीयत के आधार पर न्याय सुनिश्चित करता था। मीर समान, शाही गृहस्थी और महल के मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। अब देखते हैं कि दीवान। दीवान विजारत वित्त और राजस्व विभाग, जो कर संग्रह और वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता था। दीवान हिंसा, राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक पत्राचार का प्रबंधन करता था। दीवान रिसालत, विदेशी मामलों और कूटनीति का प्रमुख होता था। दीवान कजा, न्यायिक विभाग, उसमें काजी और मुफ्ती न्यायिक मामलों का प्रबंधन करते थे। अब देखते हैं कि दूसरे में प्रांतीय प्रशासन कैसा होता था। प्रांतीय प्रशासन में सूबेदार, यानी जिसे गवर्नर बोला गया है, सूबेदार प्रांतों का प्रमुख अधिकारी होता था, जो सुल्तान का प्रतिनिधि होता था और प्रांत के प्रशासन और न्याय और सेना का प्रबंधन करता था। प्रांत सल्तनत को कई प्रांतों यानी सूबों में विभाजित किया गया था, जिनमें प्रत्येक का एक सूबेदार होता था। अन्य प्रांतीय अधिकारी, अमील कर संग्रह अधिकारी, अमील होता था वो कर संग्रह अधिकारी होता था। काजी का कार्य होता था प्रांतीय न्यायाधीश, जो शरीयत के अनुसार न्याय करता था। फौजदार, प्रांत के सैन्य मामलों का प्रमुख, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखता था। मुंसिफ होता था प्रांत के प्रशासनिक और न्यायिक मामलों का सहायक। अब देखते हैं स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में एकता के बारे में बात करें तो एकता प्रणाली सल्तनत की स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों का एकता कहा जाता था। एकता अधिकारियों यानी इक्तदारों को दी जाती थी, जिन्हें राजस्व संग्रह और स्थानीय शासन का जिम्मेदार सौंपा जाता था। इक्तदार, स्थानीय अधिकारी जो एकता के प्रशासन और कर संग्रह का प्रबंधन करता था, वह सुल्तान के प्रति वफादारी निभाता था और राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को भेजता था। अन्य स्थानीय अधिकारी, मुखिया, गांव का प्रमुख, जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन और न्याय का प्रबंधन करता था। और पटवारी भूमि का रिकॉर्ड रखने वाला अधिकारी, चौधरी, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रमुख और जो कानून व्यवस्था बनाए रखता था। प्रशासनिक सुधार के बारे में बात करें तो बलबन ने प्रशासनिक सुधार में बहुत योगदान दिया है कि केंद्रीकरण के लिए बलबन को बहुत जिम्मेदार बताया गया है कि गयासुद्दीन बलबन ने केंद्रीकृत सत्ता का मजबूत किया और प्रांतीय शासकों की शक्तियों को सीमित किया। न्याय प्रणाली में बात करते हैं तो बलबन ने न्याय प्रणाली में सुधार किया और सख्त कानून व्यवस्था लागू की। अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण और मूल्य धन की नीति लागू की, जिसमें राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। कर सुधार, देखते हैं कि कर संग्रहण प्रणाली में सुधार और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रहा। दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय स्तर पर विभाजित था। केंद्रीय स्तर पर सुल्तान और उसके मंत्रियों का शासन था। प्रांतीय स्तर पर सूबेदार और सैन्य अधिकारी प्रांतों का प्रबंधन करते थे और स्थानीय स्तर पर इक़्तिदार, ग्राम प्रमुख प्रशासन जिम्मेदारियां निभाते थे। इस ढांचे ने सल्तनत को एक मजबूत और प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली प्रदान की थी। तो इस वीडियो में यहीं तक आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसके प्रशासनिक और राजनीतिक बात की है। हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे दक्कन में जो हमारे जो हिंदू राज्य था, जो विजयनगर साम्राज्य, उसके प्रशासनिक के बारे में बात करेंगे, उसकी न्यायिकार व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ ये जो भी दिल्ली सल्तनत का जो राजनीतिक प्रशासनिक इतिहास के बारे में जाना है तो वो सिर्फ शॉर्ट में जाना है। अगर आप इसी चीज़ को आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप हरिश्चंद्र वर्मा या सत्येंद्र राय की बुक परचेज कर सकते हैं, उससे आप इसको डीपली में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, बाय।